नमस्कार मित्रों, आप सभी का BHU पाठशाला के YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं आदित्य सिंह। आज हम BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड प्रैक्टिस सेट सीरीज़ के 4th वीडियो में हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस सीरीज़ के पहले के 3 वीडियोज़ को भी इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप उन वीडियोज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और मैं पिछले वीडियो में यानी 3rd वीडियो में मैंने 3 प्रश्न आपसे पूछा था, उसका आंसर मैं पहले दूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, इन तीसरे वीडियोज़ में यानी पिछले वीडियो में मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछा था। उसमें मेरा पहला प्रश्न था, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना समाज यानी प्रेयर सोसाइटी की जो स्थापना थी वह आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बॉम्बे में, ठीक है, 1867 में। उसके बाद मेरा सेकंड क्वेश्चन था, नेल्सन मंडेला की फेमस बुक क्या है, ठीक है, यानी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। मेरा तीसरा प्रश्न था कि अकबर द्वारा स्थापित शहर का नाम बताइए, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई अकबर, ठीक है, नियर अबाउट 1570 यानी 1570 के आसपास में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो चलिए, और आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहूँगा। मेरा पहला प्रश्न होगा, डाउरी प्रिवेंशन एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, ठीक है। डाउरी प्रिवेंशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, यानी दहेज निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। मेरा दूसरा प्रश्न होगा, भूदान आंदोलन किसने शुरुआत की थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। मेरा तीसरा प्रश्न होगा, एड्रेनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, ठीक है, यानी कि विच ग्लैंड सिक्रीट्स एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। तो आप इन तीनों प्रश्नों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा। चलिए, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ इन, यानी हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि सलाल जो हाइड्रो पावर है, जो प्रोजेक्ट है, वह किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो हम सभी इसका आंसर बताएंगे और जानते भी हैं आप सभी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यह जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करें तो यह जो है चिनाब नदी पर स्थित है। यह किस रिवर पर है? चिनाब रिवर पर है, ठीक है। अब हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इंडस्ट्री विच इज़ लोकलाइज्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन वेस्ट बंगाल इज़, हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि जो बंगाल में हुगली नदी है उसके किनारे कौन सा उद्योग जो है वह बसा हुआ है, ठीक है। तो आप प्रश्न को समझ पा रहे होंगे आसानी से। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बता भी दिए होंगे, जूट टेक्सटाइल, ठीक है, जूट टेक्सटाइल। देखिए, उसके पीछे एक तर्क क्या है, क्योंकि वह क्षेत्र जो है बंगाल और का जो क्षेत्र है और जो बांग्लादेश का क्षेत्र है उसके आसपास जूट के लिए जो है वो बहुत ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है। वो मतलब जोग्राफिकली जो है वो बहुत ही उसके लिए सूटेबल है, ताकि वहाँ पे जूट का उत्पादन किया जा सके, ठीक है। तो चलिए, अब हम आगे चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन फॉर आयरन ओर, हमसे यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से लौह अयस्क के लिए कौन सा जाना जाता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल आंसर जानते भी होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंद्रेमुख। ये कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटका में। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे, के से कुंद्रेमुख है और के से ही कर्नाटका भी है, तो इसलिए आपको याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेम ऑफ द रिचेस्ट डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट गोल्ड माइन ऑफ इंडिया, हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि भारत में सोने की सबसे समृद्ध, गहरी और पुरानी खान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं और ये बहुत ही प्रचलित जगह है, बहुत ही सुप्रसिद्ध जगह है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
कोलार, ये कहाँ पड़ता है? ये भी कर्नाटक में पड़ता है। देखिए इन आंसर्स का बड़ा आसान सा ट्रिक बन जा रहा है, के से कोलार और के से ही कर्नाटका, ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए, गोलकुंडा कहाँ पड़ता है? एक फेमस है, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, गोलकुंडा अहमदनगर, गोलकुंडा बीजापुर। देखिए 1565 में एक युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा। उसमें अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर की जो सेनाएं थी वो विजयनगर साम्राज्य को हरा दी थी। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। आप इसका रेफरेंस देखेंगे, बैटल ऑफ तालीकोटा का आप रेफरेंस आप देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ इंडिया इज। देखिए हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि भारत में जो जैविक रूप से सबसे बड़ा आगार जो है, जैविक आगार, वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वह कहाँ है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे, क्या हो जाएगा आंसर हमारा? गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, और देखिए ये कहाँ स्थित है? ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, कि ये एज ए सैलो वाटर बॉडी के रूप में स्थित है। ठीक है, सैलो वाटर बॉडी के रूप में स्थित है। और ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पे एक बहुत ही रेयर स्पीसीज़ पाई जाती है। ठीक है, बहुत ही मतलब कि रेयर है ये। ठीक है, बहुत ही कम पाई जाती है। उसका नाम क्या है? आप देखिए, आप जानते भी होंगे, सी काऊ। ठीक है, जिसे समुद्री गाय भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम इज़ लोकेटेड एट। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम जो है, कार्यक्रम जो है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? उसका मुख्यालय स्थित है नैरोबी में। ठीक है, नैरोबी क्या है? देखिए यह जो है केन्या की कैपिटल सिटी, यानी केन्या की राजधानी है। ठीक है, और देखिए ये जो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, उसकी स्थापना 1972 में जो स्टॉकहोम में अर्थ समिट हुआ था उसके बाद ही की गई है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब मेरा 7th क्वेश्चन है आज का कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि जो भारत में वन्य जीव संस्थान कहाँ है? ठीक है, जो भारत में जो है वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देहरादून। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, आप सभी जानते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे, लेकिन मैं फिर यहीं बता भी दे रहा हूँ आपको। इसकी स्थापना 1982 यानी कि 1982 में हुई थी। हमारा 8वां प्रश्न है द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ। वो हमसे 8वां प्रश्न यह कह रहा है कि इन लौह अयस्क का संचित भंडार जो है वह कहाँ पे है? इन लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार जो है, संचित भंडार, कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? झारखंड। आप इसे विशेष ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन, तब आपका आंसर क्या होगा? कर्नाटका होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ, यानी कि लौह अयस्क का संचित भंडार किस राज्य में सर्वाधिक है, तो वह होगा झारखंड। और यही पूछा जाए कि यानी लौह का, यानी लोहा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है विच ऑफिसर एडवोकेटेड इंग्लिश एज मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि किस अधिकारी ने भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की थी? ठीक है, तो ये बहुत ही चर्चित हैं, आप सभी इन्हें जानते भी हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब तक आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे मुझे ज़रूर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, इसमें मुझे बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते भी हैं। और देखिए ये जो पहला ऑप्शन है चार्ल्स मेटकाफ का, उनसे मुझे एक तथ्य याद आ रहा है, मैं पिछले वीडियोज़ में आपको बता भी चुका हूँ। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। ठीक है, यानी कि लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, किसको कहा जाता था? चार्ल्स मेटकाफ को। इनको भी आप याद रखेंगे। चलिए अब हम अपने 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम, यानी मनसबदारी व्यवस्था को किसने लागू किया था? ठीक है, या किसने लाया था? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अकबर दी ग्रेट। ठीक है, अकबर महान ने इसे लाया था। और किस वर्ष लाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1570 में, यानी कि 1570 AD। ठीक है, 1570 ईस्वी में इन्होंने मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था। अब हम आगे चलते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है
अकबर बिल्ट बुलंद दरवाज़ा टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ, यानी कि प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया अपनी किस विजय को मतलब कि मनाने के लिए, ठीक है, उसको उत्साहपूर्वक जो है अपने विजय को मनाने के लिए, कहाँ के विजय को उसने उत्साहपूर्वक मनाने के लिए जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था, ठीक है। तो आप सब जानते हैं इस क्वेश्चन को। तो वह कहाँ का विजय था उसका? गुजरात का विजय था, ठीक है। देखिए एक चीज़ और है कि गुजरात विजय उसकी हुई कब थी? वह हुई थी 1573 में, ठीक है, यानी 1573 में उसकी गुजरात विजय हुई थी, यानी कि वो गुजरात पे विक्ट्री हुआ था उसकी। लेकिन ये जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कब हुआ था? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है 1602 यानी कि 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुआ था, ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी? अकबर ने ही की थी। आपको मैं बताया हूँ वीडियो के शुरुआत में ही। देखिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। अब हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये जो है किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था, ठीक है। अब एक चीज़ और है, देखिए आप हड़प नीति का नाम सुने होंगे, वही चीज़ ये है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने यह लाया था और इसके तहत जो पहला राज्य जो है हड़पा गया था, या मत समझिए कि मतलब कि अपने ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया था, वो कौन सा था? सतारा। और वह कब अपने कब्जे में यानी एनेक्स्ड कर लिया गया था? तो वो था 1848 यानी कि 1848 में ऐसा अंग्रेजों ने किया था, ठीक है। किस राज्य के साथ ऐसा किया था? सतारा के साथ। देखिए अब मैं बात करूँ अगर ये लॉर्ड वेलेज़ली की, लॉर्ड वेलेज़ली से एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, मतलब इम्पॉर्टेंट टर्म नहीं कह सकते, उनसे एक जुड़ा तथ्य फैक्ट ये है कि लॉर्ड वेलेज़ली जो है यह जो है सब्सिडरी अलायंस लेकर आए थे, ठीक है, सहायक संधि लेकर आए थे। यह कब लेके आए थे? 1798 में, यानी 1798 में लाए थे, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। और लॉर्ड कर्जन के बारे में आप जानते ही हैं कि लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल पार्टीशन के लिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल विभाजन के लिए फेमस हैं। और लॉर्ड कैनिंग क्या थे हमारे 1857 यानी कि 1857 की जो क्रांति हो रही थी, जो रिवॉल्ट हो रही थी, उस समय यह जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे और ये बाद में भारत की ये वायसराय भी बने थे, ठीक है। ये भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उसके बाद हम अपने 13 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13th क्वेश्चन है हमारा इन विच ईयर दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी, यानी दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 यानी 1911 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। और यह जॉर्ज पंचम उस समय आए थे और उन्हीं के दरबार में यह निर्णय लिया गया था कि हमारी भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र की जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिनियम जो है वह प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करता था, यानी प्रदान किया, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए इसके बारे में बता दूं, मैं पिछले वीडियोस में ये भी कवर किया हूँ कि जो भारत में फेडरल सिस्टम है वो किस एक्ट के थ्रू आया था। तो इसी एक्ट के थ्रू आया था, 1935 के एक्ट के थ्रू आया था। और बहुत सी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखेंगे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, ठीक है। और अगर हम बात करें इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1909 की, तो इसे हम क्या कहते हैं? देखिए आप सब जानते भी होंगे, इसे हम क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को क्या कहते हैं हम? यानी भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या कहते हैं हम? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। और ये आप सब जानते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 यानी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है, इससे हमारा प्यारा देश भारत जो है आज़ाद हुआ था, ठीक है। तब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा
वेयर इज़ हुमायूंस टॉम्ब लोकेटेड। अब हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, ठीक है। तो मकबरा का आप आंसर तुरंत बताएंगे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली में, ठीक है। और अब इन कुछ रोचक तथ्य जानते हैं यानी मकबरों के बारे में, ठीक है, यानी टॉम्ब्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। देखिए बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, ठीक है। तो बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। काबुल कहाँ पड़ता है, अफ़गानिस्तान में। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखिए, सासाराम में किसका मकबरा है, आप सब जानते भी हैं, शेरशाह सूरी का। एस से सासाराम है और एस से ही शेरशाह सूरी है, ठीक है। आप बिल्कुल याद रखेंगे SSR, ठीक है। तो आप कहीं न कहीं मिल रहा है ये क्वेश्चन, शेरशाह सूरी, लास्ट में सूरी में R भी आ रहा है, तो वो सब आप ध्यान में रखेंगे। और देखिए लाहौर में किसका टॉम्ब है यानी कि मकबरा है, तो लाहौर में जहांगीर का मकबरा है, ठीक है। और अकबर द ग्रेट का मकबरा कहाँ है, आगरा में। आगरा से ए से अकबर और ए से ही आगरा होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से याद करेंगे, ठीक है। और लाहौर में क्या हम देखेंगे, लाहौर में देखिए, लाहौर में थोड़ा सा लास्ट में आर आ रहा है ना, तो जहांगीर में कहाँ, जहांगीर में भी लास्ट में आर आ रहा है, तो उससे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर, तो आप बिल्कुल याद कर पाएंगे। जहांगीर, ये आर इसमें फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें एस वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन होगा आपसे, नेम द राइटर ऑफ राज तरंगिणी, यानी राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है, यानी कि लेखक कौन है। तो आप सब जानते हैं इसके बारे में, तो इसके रचनाकार कौन है, कल्हण, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। अब हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, ठीक है। तो आप सब बखूबी जानते हैं इसके बारे में। तो ये किससे संबंधित है, राइट टू इक्वलिटी यानी समानता के अधिकार से संबंधित है। हमारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 जो है राइट टू इक्वलिटी से संबंधित यानी कि समानता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम की यानी स्वतंत्रता का अधिकार, तो यह अनुच्छेद 18 से 21 तक में है, यानी कि आर्टिकल 18 टू आर्टिकल 21। उसके बाद अगर बात करें हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो यह जो है यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल्स में है, किस अनुच्छेद में है, तो वह है आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24 यानी कि अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24, ठीक है। और हम बात करें राइट टू रिलीजन, यानी कि राइट टू रिलीजन तो नहीं है, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि यह 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे आप, मुझे ऐसी उम्मीद है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस एंशियंट बुक पॉलिटिक्स। देखिए अब हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो प्राचीन प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स नाम की, उसके रचनाकार मतलब कि उसके लेखक कौन है, ठीक है। तो उसके लेखक कौन हैं, आप सभी जानते हैं, अरिस्टोटल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अरस्तु, ठीक है। यानी कि पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं, अरस्तु। आप बिल्कुल याद रखेंगे। देखिए प्लेटो से संबंधित एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है, रिपब्लिक। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चंस आ सकता है कि रिपब्लिक बुक के लेखक कौन है, ठीक है। यानी रिपब्लिक बुक के जो है राइटर कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे, प्लेटो, ठीक है। अगर हम बात करें सिसिरो से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बुक है डी रिपब्लिका, ठीक है। डी रिपब्लिका किसकी बुक है, ये सिसेरो के। तो आप इन सबको आप इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट करेंगे अपने बुक में। तो हम आगे चलते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका भी आंसर वही होगा, अरिस्टोटल ही होगा, ठीक है। अरस्तु को ही जो है वह राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, यानी पितामह के रूप में जाना जाता है। देखिए अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर बताऊंगा। अब देखिए प्लेटो के बारे में बताया है कि उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक। अब मैं कार्ल मार्क्स के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए उनकी 2 पुस्तक है। पहली पुस्तक कौन सी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है दास कैपिटल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बुक्स उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों किताबें जो हैं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद करेंगे। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ। इनकी पहली पुस्तक है, मान लीजिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दूसरी पुस्तक है दास कैपिटल, ठीक है। आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। और देखिए कार्ल मार्क्स जी को ही समाजवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स इज़ नोन एज द फादर ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, समाजवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। हमारा 20वां क्वेश्चन है, द चीफ जस्टिस
ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाई, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़, हमारा सी ऑप्शन आप देख रहे होंगे, लॉ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या आप बताएंगे मुझे कि वर्तमान में लॉ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, यानी कि भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के कानून मंत्री कौन है? मैं ही आपको बता दे रहा हूँ, वो हैं रविशंकर प्रसाद जी। ठीक है, अब भारत में वर्तमान जो है कानून मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद जी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु ऑफ द फॉलोइंग एक्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है कि संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसने कार्य किया था? तो देखिए वह कौन थे? BN राव जी। ठीक है, वो कौन थे? BN राव जी थे। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? वो जो है अस्थायी अध्यक्ष है। ठीक है, ही वॉज द टेम्पोररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, BR अम्बेडकर क्या थे? ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो ये क्या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे इसके बारे में बताऊं तो कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। आप बिल्कुल ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखेंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन है, हमारा 22वां प्रश्न है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड? हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61, यानी अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं, अब हम देखते हैं आर्टिकल 360 को। देखिए आर्टिकल 360 किसकी बात करता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी की। किसकी बात करता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी की। ठीक है, वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करता है। और दो भी इम्पॉर्टेंट हैं, आर्टिकल 352 यानी कि अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356, यह दोनों भी इमरजेंसी यानी आपातकाल के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला ये आर्टिकल दिया हुआ आर्टिकल 76 यानी कि अनुच्छेद 76। यह क्या है? यह जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के जो है यह महान्यायवादी से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 52 में क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ये है, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 23वां प्रश्न है आज का, हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि संसद के संयुक्त सत्र का जो है सभापति कौन होता है? ठीक है, तो वह कौन होता है, यानी उसकी अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र का जो है अध्यक्षता कौन करता है? तो आप जानते भी होंगे और मैं बता भी दे रहा हूँ आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, यह हो गया कि अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त संसद के संयुक्त सत्रों का अध्यक्षता कौन करता है। अब मैं ये प्रश्न पूछूंगा आपसे कि संसद के संयुक्त सत्रों को बुलाता कौन है, यानी संसद के संयुक्त सत्र की बैठक कौन आहूत करता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति। यानी संसद के संयुक्त सत्रों को बुलाने के लिए कौन अधिकृत है? वह है भारत के राष्ट्रपति। आप इनको बिल्कुल ध्यान से याद करेंगे, ये क्वेश्चंस TT और वेरियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से याद करेंगे। मेरा 24वां प्रश्न है, द लॉ ऑफ डिमांड रिलेट्स टू। अब देखिए यहाँ प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि मांग का नियम किससे संबंधित है? देखिए मांग का नियम जो है वह संबंधित है प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, यानी कि मूल्य मांग संबंध से। ठीक है, यानी मूल्य और मांग से संबंधित जो है हमारा होता है लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का नियम किससे संबंधित है? मूल्य और मांग पर आधारित होता है। ठीक है, डिमांड है एक तरफ और एक तरफ हमारा क्या है? मूल्य है, तो वही है हमारा मांग का नियम। आप इसे अच्छे से याद करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं आपको समझाना चाहूँ, आप खुद से खोजेंगे कि मांग का नियम क्या है। बहुत ही आसान है, 1-2 लाइन में आप डेफिनेशन आराम से याद कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन इंडिया? अब हमसे क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो कौन होता है अध्यक्ष? अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैं आपसे और बता दूं कि
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना यानी कि हुई थी 6 अगस्त 1952 को, ठीक है, यानी 6 अगस्त 1952, ठीक है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी एनडीसी की। आप बिल्कुल याद रखेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे, फिक्स्ड कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स आर जनरली टर्म्ड एज। अब हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो स्थिर लागत होता है यानी अर्थशास्त्र में स्थिर लागत को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो वह क्या कहा जाता है आप सभी जानते भी होंगे, उसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ठीक है। क्या कहा जाता है? पूरक लागत, ठीक है। क्या कहता है? पूरक लागत। अब देखिए, इसको हम कभी कभी पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं, कभी कभी ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं, लेकिन आपको सप्लीमेंट्री कॉस्ट जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे इन चीज़ों को। मेरा 27वां क्वेश्चन है आपसे, हु इज़ द गवर्नर ऑफ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर यानी वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वह कौन है? आप बिल्कुल जानते भी होंगे इनका नाम, वह है शक्तिकांत दास, ठीक है। और देखिए, यह जो है रिजर्व बैंक के 25वें नंबर के, किस नंबर के? 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ठीक है। आप इनका ये जो क्रम नंबर है यानी सीरियल ऑर्डर है, इसको बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? उर्जित पटेल। देखिए, उर्जित पटेल जी इससे पहले जो है आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है। इनसे पहले शक्तिकांत दास जी से पहले गए थे। मेरा सी ऑप्शन दिया हुआ है विरल आचार्य। विरल आचार्य एक इकोनॉमिस्ट थे, जल्द ही सलाहकार थे, लेकिन अब वो इस्तीफा अपने सलाहकार नहीं, वो रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एक थे, ठीक है, एक डिप्टी गवर्नर थे। और उन्होंने जल्दी ही इस्तीफा दे के वो शायद फॉरेन के कहीं पढ़ाने के लिए चले गए, ठीक है। और डी ऑप्शन दिया हुआ राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है वह हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे अच्छी तरीके से। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का 28वां प्रश्न है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। यानी हमसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि आधुनिक आनुवंशिकी के जनक या पिता के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। तो मैं अब आंसर बताऊंगा, आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल, ठीक है। आप सब बखूबी जानते भी होंगे मेंडल को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर मेंडल साहब, ठीक है। अब देखिए, हरगोविंद खुराना जी कौन थे? यह जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ पाने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति थे, ठीक है। यह जो है भारतीय मूल के व्यक्ति थे और यह चिकित्सा यानी मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज़ पाने वाले पहले भारतीय मूल के यानी इंडियन ऑरिजिन पर्सन है, ठीक है। आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम डार्विन साहब की बात कर लेते हैं। तो डार्विन जी देखिए, यह जो एक थ्योरी दिए थे, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, आप इसे जानते भी होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लेंगे। देखिए, और टी.एच. मॉर्गन के बारे में बात करें तो यह भी एक जेनेटिक्स के जो है साइंटिस्ट थे। इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जेनेटिक्स को डेवलपमेंट में और उसको और अधिक से अधिक सुदृढ़ और अच्छा सिस्टमेटिक बनाने में, ठीक है। मेरा 29th क्वेश्चन है, इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम कुड डेवलप ड्यू टू। अब हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि इम्यून डिफिशियंसी यानी प्रतिरोधक जो क्षमता में कमी वाली जो रोग है, एक सिंड्रोम है, वह जो है कैसे विकसित हो सकता है? तो वह कैसे विकसित हो सकता है यानी इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है वह कैसे विकसित होता है? तो वह है एड्स वायरस से, यानी HIV जो है उससे जो है ये एड्स वायरस यानी HIV, ठीक है, उससे जो है ये इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम विकसित होता है। अब हम 30th क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज़। अब हमसे क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो सार्वभौमिक जो है, एक तरीके से कहते हैं सार्वभौमिक रिसिपिएंट मतलब होता है जो रिसीव कर सके, ठीक है, मतलब कि ग्रहण कर सके, वह ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो उसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? AB। क्या हो जाएगा? AB जो है वह यूनिवर्सल रिसिप्टर है। अगर कोई भी डाउट हो, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे संपर्क करेंगे, और कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मैं अपने इन वीडियोज़ में अधिक से अधिक सुधार कर सकूं और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट और मटेरियल्स दे सकूं। स्टे कनेक्टेड विथ अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए BHU पाठशाला चैनल को हमारे। और अगर आपके पास कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।